नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। हमने अपने पहले सेशन में एंशिएंट हिस्ट्री के वहाँ पे हमने देखा कि जो द्वितीय नगरीय क्रांति थी, वो कैसे उसका उद्भव हुआ। उसके साथ-साथ जो महाजनपद थे, वो कैसे-कैसे अस्तित्व में आए, कौन-कौन से महाजनपद थे, उनकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ें। आज के सेशन में हम करेंगे मगध के बारे में खास तौर पे बात, क्योंकि मगध का एक अलग ही रोल है इन सारी चीज़ों में। तो मगध के बारे में समझेंगे कि मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ और वहाँ के जो राजवंश थे वो कौन-कौन से राजवंश थे, उनकी महत्वपूर्ण चीज़ें जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में कवर करेंगे। तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। शुरू करते हैं। देखिए मगध का उत्कर्ष, मगध क्या है? एक महाजनपद है, आपने लास्ट सेशन में देखा होगा और अगर पूरा सेशन आपने नहीं देखा है वो तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। मगध का उत्कर्ष हुआ, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला जो कारण ये कि उसकी भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। दूसरा कारण अगर आप ये देखें कि वहाँ के जो योग्य शासक थे जैसे कि अजातशत्रु है, बिंबिसार है और महापद्मनंद है, ये सब जो शासक थे इन्होंने अपनी योग्यता साबित की सभी और महाजनपदों पर। प्राकृतिक सुरक्षा की अगर बात करें तो जो राजधानी थी राजगीर, जिसको कि राजगृह कहते हैं, वो और मतलब 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो मोस्टली एक काफ़ी सेफ जगह वो मानी जाती थी वहाँ पे। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण है जिससे मगध का उत्कर्ष हुआ। अब अगर हम ये देखें कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन-सी थी, तो वो राजगीर या गिरिब्रज उसको कहते थे। एक ही ये चीज़ है राजगीर या गिरिब्रज। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। लेकिन बाद में जो राजधानी हुई उसको पाटलिपुत्र बनाया गया, ठीक है? देखिए इसमें 3 वंश हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो इसमें जो सबसे पहला वंश आता है हर्यक वंश, जिसको कि पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। 544 से लेके 412 का इनका टाइम पीरियड था। संस्थापक की बात करें तो इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम बिंबिसार था। बिंबिसार या इनका नाम एक श्रोणीय भी था। इनका टाइम पीरियड देखें तो 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक का इनका टाइम पीरियड था। श्रेणीय इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैन साहित्यों में इनको ये कहा गया है, किस नाम से बुलाया गया? श्रोणीय, सॉरी, श्रोणीय नाम से जैन साहित्यों में बिंबिसार को बुलाया गया है। बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वंश का विस्तार किया और 3 नए राजवंश से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वो जो राजवंश है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो राजवंश है वो है लिच्छवी गणराज्य। अब लिच्छवी गणराज्य के शासक जो थे चेटक, उनकी पुत्री थी चेलना, जिनको कि छलना भी कहीं कहीं लिखा होता है, उनके साथ विवाह किया। उसके बाद अगर आप दूसरा देखें कि दूसरा राज्य कौन सा था, तो फिर वो कौशल था। वहाँ के जो राजा थे प्रसेनजीत, उनकी बहन महाकोसला से विवाह बिंबिसार ने किया और दहेज में क्या हुआ, फिर काशी इनको मिल गया, ठीक है? तो ये 2 हो गए। तीसरा जो है वो है मध्य देश, जो कि कुरु के समीप था। यहाँ की राजकुमारी थी क्षेमा, इनसे इन्होंने विवाह किया। तो 3 राजवंशों से बिंबिसार के वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, ठीक है? तीनों के नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत की, जब उनको पीलिया रोग हुआ था यानी पांडु नामक बीमारी हुई थी, उनको ठीक करने के लिए जीवक को भेजा था। किसने? बिंबिसार ने भेजा था जीवक को। याद रखिएगा, ये भी फैक्ट पूछा जाता है। बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया था और बाद में उसको अपने राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार के बारे में थोड़ा और देखें तो ये बौद्ध और जैन दोनों मतों के पोषक थे और इन्होंने राजगृह नामक एक नवीन नगर की स्थापना की थी। बाद में इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने ही की थी, ठीक है? इसीलिए इसको हर्यक वंश को क्या कहा गया? पितृहंता वंश। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, अभी अजातशत्रु की हत्या उसका लड़का उदयन करेगा, ठीक है? तो ये सारे कारण हैं पितृहंता वंश कहने के। इसके बाद टाइम पीरियड आता है अजातशत्रु का, जिसको कि कुणिक उसका एक नाम भी है। टाइम पीरियड 492 बीसी से लेकर के 460 बीसी तक का इनका टाइम पीरियड रहा। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ, ठीक है? पहले तो युद्ध में प्रसेनजीत की हार हुई, लेकिन बाद में दोनों लोगों का आपस में समझौता हो गया और बाद में प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री, उसका नाम था वाजिरा, उसका विवाह किससे कर दिया? अजातशत्रु से कर दिया। अजातशत्रु का जो है वज्र संघ के साथ भी युद्ध हुआ था और उसने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री, उसका नाम है वत्सकार, इसकी सहायता से लिच्छुओं की शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध का साम्राज्य क्या हो गया? और विस्तृत हो गया। अजातशत्रु बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध को क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और उनके अवशेषों पर ही राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने? अजातशत्रु ने। इनके शासनकाल में अगर आप देखें तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बाद में इसकी हत्या किसने की थी? इनके पुत्र उदयन ने की थी।
तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। आप हमें कमेंट करिएगा उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद जो तीसरे शासक हैं हर्यक डायनेस्टी के, वो हैं उदयन या उदयभद्र भी उनको कहा जाता है। टाइम पीरियड 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक का इनका टाइम पीरियड है। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या उसका नाम और भी है कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की थी, तथा राजगृह से जो उनकी राजधानी थी वो वहीं पर स्थानांतरित कर दी। बाद में इनकी हत्या भी एक व्यक्ति ने छुरा भोंक कर दी थी। उदयन के बाद उनके 3 पुत्र हुए, नाम अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। तो जो हर्यक वंश के सबसे लास्ट शासक उनका नाम क्या है? नागदशक। बाद में फिर शिशुनाग नामक एक योग्य जो अमात्य था उसको राजा बनाया गया और यहीं से फिर शिशुनाग वंश की नींव पड़ी। तो ये हर्यक डायनेस्टी का पूरा एक हिसाब से हिस्ट्री थी। 3 शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, उनके महत्वपूर्ण काम क्या क्या रहे, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें वो आपने सारी यहाँ पे समझी होगी। अब आगे चलते हैं शिशुनाग वंश पे। टाइम पीरियड अगर ओवरऑल देखें तो 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक का टाइम पीरियड आता है। संस्थापक इसके कौन? शिशुनाग। और शिशुनाग का जो टाइम पीरियड रहा वो 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक का रहा। इनकी सबसे बड़ी अगर सफलता देखें तो इन्होंने क्या किया था, अवंती राज को जीतकर उसको मगध साम्राज्य में मिला लिया था। और बाद में इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो कहाँ? वैशाली में स्थानांतरित कर दी थी। देखिए जो राजधानी ट्रांसफर हो रही है राजगीर से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से वैशाली, ये थोड़ा क्रम याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछाने के लिए पूछे जाते हैं। इसके बाद शिशुनाग वंश के जो नए राजा हुए दूसरे, उनका नाम था कालाशोक या काकवर्ण। 394 बीसी, 366 बीसी इनका पूरा ओवरऑल टाइम पीरियड। और इन्होंने अपनी राजधानी फिर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ठीक है, इसके बाद फिर पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी रही। इसके बाद कोई ट्रांसफर इधर उधर नहीं हुआ। कालाशोक के शासनकाल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई और कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते हुए बाद में किसी व्यक्ति ने छुरा भोंक कर दी थी। तो ये जो है पूरा शिशुनाग वंश का हिस्ट्री था कि कौन कौन शासक हुए और क्या क्या हुआ उनमें। राजधानी का ट्रांसफर जरूर क्लियर रखिएगा, कब कब किसके किसके टाइम में ट्रांसफर होता रहा। इसके बाद जो तीसरा सबसे लास्ट वंश आया नंद वंश, 344 बीसी टू लेके 324 बीसी तक का। संस्थापक इसके थे महानंदिन। शिशुनाग वंश के बाद मगध का राज्य नंद वंश के हाथों में आ गया और महानंदिन ने ही इस वंश की स्थापना की। लेकिन बाद में इनका वध जो है एक शूद्र दासी के पुत्र ने कर दिया था, उनका नाम था महापदम नंद। ठीक है, इसके बाद फिर महापदम नंद का नंबर आता है, वो फिर पूरा शासन करेंगे यहाँ पे। तो महापदम नंद जो है वो पूरे मगध साम्राज्य का क्या था? सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने पहली बार कलिंग की विजय की और वहां पर एक नहर खुदवाई जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपनी जो उनकी हाथी गुम्फा अभिलेख है वहां पे किया है। और इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापदिम नंद ने कलिंग से जिनसेन की जैन प्रतिमा को ये ले आया था। ठीक है, पुराणों में इसके अलग अलग कुछ नाम हैं, जैसे कि एक छत्र, एक राठ शासक, किसको? महापदम नंद को ये कहा गया है। जो व्याकरणाचार्य पणिन थे वो इनके मित्र थे। और निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट कौन था? वो महापदम नंद था। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम पीरियड आता है वो आता है धनानंद का। तो ये जो है नंद वंश के अंतिम सम्राट थे और जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इनसे असंतुष्ट थी और इसी का फायदा उठाकर बाद में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये इतिहास आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें मैचअप हो रही हैं। इसी शासक के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसने? धननंद के समय में सिकंदर भारत आया था। नंद शासक जो थे वो जैन मत के पोषक थे और धननंद के जैन अमात्य उनका नाम था सकटाल और स्थूलभद्र, ये दोनों थे, नाम याद रखिएगा। उसके बाद वर्ष, उपवर्ष, वरुरुचि, कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे। तो ये पूरा जो था मगध का एक इतिहास था, हमने आपके सामने रखा। 3 जो वंश हमने आपको बताए, जैसे कि हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश। महत्वपूर्ण चीजें हैं, परीक्षाओं में कई बार प्रीलिम्स में तो छोटे छोटे फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। ये राजधानी ट्रांसफर वाला कई बार पूछा भी गया है और जो राजाओं के बारे में जो रिलेट करके जो महत्वपूर्ण अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो ये पूरा सेशन यहाँ पे मगध का कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम एंशियंट हिस्ट्री का नेक्स्ट सेशन यहाँ पे करेंगे। तो सेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।